औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम बात करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन की। पहले मैं केस डिस्कस करूँगी कि देयर वाज दिस 75-year-old पेशेंट, ठीक है, जिसे मिट्रल स्टेनोसिस सिवियर और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री थी फॉर द पास्ट 6 years, ठीक है। अब क्या था कि वो पेशेंट स्टेबल में बे में था, बिल्कुल स्टेबल था, ठीक है, लेकिन उसको मसला क्या हुआ कि उसका ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप कर गया, उसका सिस्टोलिक आ गया लेट्स से 60, ठीक है। और जब उसकी पल्स देखी तो दैट वाज इरेगुलर, टिपिकल इरेगुलर पल्स फील हो रही थी। ईसीजी की तो ईसीजी पे क्या आया, हमें ईसीजी पे हमें मिली ए फिब हमें टिपिकल फिब्रिलेटरी वेव्स मिली, पी वेव्स गायब हो चुकी थी, उसे टैकी चल रहा था। अब हमने क्या करना है कि ये पेशेंट है हमें एट्रियल फिब्रिलेशन डायग्नोज होगी ना। अब करना क्या है, ये पेशेंट है हीमोडायनामिकली अनस्टेबल। जो भी पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल होता है उसमें हमारी प्रायोरिटी होती है रिदम कंट्रोल। हम जाते हैं रिदम कंट्रोल के लिए, मतलब कि हम उस पेशेंट को कार्डियोवर्ट करते हैं और हम जो है वो प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन और फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन। ठीक हो गया, तो ऐसे पेशेंट के लिए अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले उसको सिक बे में शिफ्ट किया, साथ में उसको हमने कार्डियोवर्टर्स निकलवाए और उसको लाइफ सपोर्ट कार्डियक सपोर्ट स्टार्ट कर दी, नॉरपाइन स्टार्ट कर दी। ये सारी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है जो उस वक्त एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप कर सकते थे, क्योंकि कार्डियोवर्टर्स भी रेडली अवेलेबल नहीं होते, आईसीयू से मंगवाने पड़ते हैं, दिस इज़ इट। तो उसके बाद हमने लाइफ सपोर्ट्स नॉरपाइन स्टार्ट कर दी, साथ में उसको लेट्स से 500 ml का नॉर्मल सलाइन का बोलस स्टार्ट करा दिया, ठीक है। साथ में हमने उस पेशेंट को जो है उसके लिए डाइजॉक्सिन मंगवा ली। पहले हमने 30 मिनट्स में देते हैं और फिर लोडिंग डोज देते हैं ओवर 24 आवर्स, ठीक है। तो डाइजॉक्सिन हमने मंगवा ली। अब मीन वाइल क्या हुआ कि उसका ब्लड प्रेशर आ गया लेट्स से 100/70 हो गया, फिर थोड़ी देर बाद 110 हो गया सिस्टोलिक, मतलब कि वो स्टेबलाइज हो गया। तो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो गया, तो अब हमें कार्डियोवर्जन की ज़रूरत नहीं थी। फिर हमने उसको वही डाइजॉक्सिन कंटिन्यू की और हालांकि उस वक्त सारी चीज़ें आ चुकी थी, विद इन 10 मिनट्स पेशेंट जो है वो उसका ब्लड प्रेशर आगे हीमोडायनामिकली स्टेबल हो गया। इसके अलावा एक और ये स्टेबल बेगा पेशेंट है, इससे कई दफ़ा ए-फिब का एपिसोड हुआ था न्यू आंसर। ये एक और पेशेंट थी जो हमारे पास पुरानी पेशेंट थी, हु वाज, अब आई डोंट रिमेंबर वो एडमिट क्यों थी, बट वो सिक बे में ऑन कॉल उसको जब इरेगुलर उसका चल रहा था, सिम्टोमेटिक थी बिल्कुल, उसकी ईसीजी पे ए-फिब आ रही थी, ठीक है। तो उसको हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉक का सिंपल स्टार्ट कराई, बिकॉज पेशेंट स्टेबल थी, तो हमने रेट कंट्रोल को प्रेफर किया। तो ए-फिब की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन, मतलब कि एंटी कोगुलेशन। 3 चीज़ होती है। अब हमने डिसाइड करना होता है रेट वर्सेस रिदम कंट्रोल में, तो उसके लिए एल्गोरिदम होता है। अच्छा, एल्गोरिदम ये यूज़ होता है हमारे पास कि पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है या नहीं, बस हमने ये देखना होता है। एक होता है ए-फिब विद RVR, रैपिड वेंट्रिकुलर रेट, जिससे वेंट्रिकुलर रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, 150 तक पहुँच जाता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है। खैर, तो अगर हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, मतलब स्टेबल नहीं है, तो हमने इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। अगर स्टेबल है तो फिर हम रेट कंट्रोल का प्रेफर करेंगे, उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डाइजॉक्सिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर ये हमने कर लिया, फिर हमने देखा कि ए-फिब मोर देन 48 आवर्स की अगर है या नहीं है। अगर रेट कंट्रोल मेडिकेशन से सब कुछ नहीं ठीक हुआ, फिर हम कार्डियोवर्जन पे जाएंगे। लेकिन अगर ए-फिब 48 आवर्स से ज़्यादा किया, हमें कंफर्म नहीं है, तो पहले हम एंटी कोगुलेशन करेंगे। कहते हैं कि इफ़ AFib is of more than 48 hours, then electrical cardioversion increases the chance of systemic embolization. तो हम या तो एको में देखेंगे कि थ्रोम्बस तो नहीं जो एम्बोलाइज हो सकता है, ठीक है, और अगर नहीं है तो या फिर हम उसे एंटीकोगुलेट कर देंगे। एंटीकोगुलेशन के लिए हमारे पास ऑप्शंस, अच्छा, अब यहाँ पर चार्ट-वाइज स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट को स्टेबलाइज करके आपने स्कोर निकालना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सी से होता है हमारे पास हार्ट कार्डिक फेलियर, ए से हाइपरटेंशन, ए से एज, डी से डायबिटीज़, एस से फीमेल सेक्स, इन सब का एक पॉइंट होता है, और वी से वैस्कुलर डिजीज़, फिर ए से एज मोर देन 75 और फिर एस से स्ट्रोक, मतलब प्रीवियस CVA। इसके सबके 2 पॉइंट्स होते हैं। अगर ये हमारे पास किसी पेशेंट के लिए 1 से ज़्यादा आ जाए तो हमने एंटीकोगुलेशन करनी है, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शंस आती हैं डिफरेंट के, हम वारफरिन यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स में मैकेनिकल वॉल्व्स हैं, मिट्रल वॉल्व डिजीज, जैसे मैंने जो केस बताया उसमें उसको मिट्रल स्टेनोसिस था, या वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस लगी, तो उसके लिए वारफरिन ही हम यूज़ करेंगे, वरना बाकी में हम डायरेक्ट ओरल में हमारे पास फैक्टर 10 इनहिबिटर आते हैं, जिसमें रिवारोक्साबान, एपिक्साबान और एडोक्साबान आ जाता है। इसके अलावा डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स आते हैं, इसमें डाबिगैट्रिन आ जाता है। ये इनमें लैब मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती, वरना हम वारफरिन देते हैं तो हम INR को हमने 2 से 3 के दरमियान मेंटेन करना होता है। अगर वारफरिन को इससे एसोसिएटेड ब्लीडिंग हो जाए तो हम FFP लगाएंगे और उससे प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट लगाएंगे।